Hi guys, good morning to all. Today we are discussing with the current affairs. We are continuing with the current affairs we have discussed in the previous class. We are talking about the October month current affairs. We are talking about the current affairs from the October current affairs month of October current affairs. So our topic we are continuing with our topic economic portion of the current affairs, and in that we have last we have talked about the 5G and 4G technology. Now today we'll talk about the further we continue from the 16. So from the 16 we are talking impossible trinity. What is impossible trinity? इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बेसिकली ये जो है आपको क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ जाएगा, जैसे कि इम्पॉसिबल अगर दे देगा कि आपको यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी जो है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ये क्या है, तो यहाँ दे देगा कि दैट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द मिलिट्री एक्सरसाइज या ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज दे देगा, या फिर समथिंग लाइक सम ऑपरेशंस है ना, यूएस ऑपरेशन यूक्रेन रसिया ऑपरेशन ऑन यूक्रेन रशियन ऑपरेशन ऑन यूक्रेन, ऐसा करके दे देगा ये आपको इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। या फिर ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट, तो ये ऐसा करके देगा, तो आपको पता होना चाहिए इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है बेसिकली ये तरह का जो बैंकिंग से रिलेटेड है। क्या है? बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड है, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनेगा इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या ट्राइलेमा। तो ट्राइलेमा मतलब जैसे कि हम देखते हैं डायलेमा। डायलेमा मतलब क्या होता है? डायलेमा मतलब होता है कि हम लोग जो है दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ये करें या करें, ये करें, है ना, ऐसे रहता है दो चीज़ों के बीच में। ट्राइलेमा में क्या होता है? ट्राइलेमा में इसमें क्या होता है कि आप तीन चीज़ें होती है आपके पास, तीन ऑप्शंस होते हैं, तीन में आप दो चीज़ को आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है आपको हमेशा पट आउट करेगा, ठीक है, आपको परेशान करेगा। इस तरीके से ट्राइलेमा है बेसिकली। तो ये बैंकिंग सिस्टम में होता है। कैसे होता है? जैसे कि हम देखें कि बेसिकली तीन चीज़ें क्या है, तीन चीज़ें हैं, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करना, एक फिक्स एक्सचेंज रेट मेंटेन करना, और जो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है अक्रॉस द बॉर्डर उसको मेंटेन करना। ये तीनों चीज़ें कोई मतलब कि जो यहाँ की सेंट्रल बैंक होती है वो नहीं कर सकती, वो कोई भी दो ही स्टेप्स कर सकती है, उसी को बोलते हैं ट्राइलेमा या फिर इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो है हम लोग जानते हैं कि अभी जो है इन द प्रेजेंट टाइम जो इंडिया की जो करेंसी है, प्रेजेंट टाइम जो इंडिया की करेंसी है वो वो जो काफ़ी जो स्लाइड कर रही है, ऑलमोस्ट जो है 10% जो स्लाइड कर चुकी है। इससे क्या होता है, ये जो स्लाइडिंग हो रहा है तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हाई होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होगा, हाई हो रहा है। तो इसी कारण जो है ये जो है न्यूज़ में है, ठीक है। तो बस आपको ये जानना है कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी और ये ट्राइलेमा क्या होता है ये आप जान सकते हैं। लेकिन अगर कि जनरल कॉम्पिटिशन में अगर जाना के लिए तो आपको ये भी जानना चाहिए कि किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। ये जो है लाया गया रॉबर्ट मुंडल के द्वारा एंड द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मार्कस फ्लेमिंग, कब लाया? 1960 में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो है यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा यूपीएससी को, तो एक या तो एग्जाम में यूपीएससी में आपसे पूछना होगा, तो ये तीनों आपसे आपको याद रखने हैं कि एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट मेंटेन करने में दिक्कत होती है, और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक होता है आपके पास अक्रॉस द बॉर्डर जो है आप फ्री फ्लो कैपिटल है, इसमें दिक्कत होती है। ये तीनों जो है आपको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या? इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या फिर ट्राइलेमा। तो आपको या तो तीनों हो जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें तीनों में कौन कौन आते हैं, ठीक है, इंक्लूड जो कंटेंट है ये पूछ लेगा कंपोनेंट, या फिर उससे पूछा है कि ये है क्या, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है क्या। इसमें मैंने बताया कि इम्पॉसिबल सम ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट, तो नहीं, बैंकिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया,
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? तो बेसिकली जो है आपको याद रखना चाहिए कि जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको जो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत में 2003 में बनाया गया था। तो किसी किसी एग्जाम में आपसे जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये पूछ लेते हैं कि जो है किस ईयर में बनाया गया था, तो 2003 में बनाया गया था। और ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस स्टैट्यूटरी बॉडी है और कंपटीशन एक्ट 2002 में बनाया गया था। तो ये आपको सेंटेंस बना के पूछते हैं कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ऐसे करके देंगे। यूपीएससी में पूछना होगा तो आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर बनाया गया है। और जो है इसको जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन और 6 मेंबर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, नहीं, इसको कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। इसके चेयरपर्सन को और जिसके मेंबर होते हैं कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट अपने पास जो है अगर कभी कभी जो है किसी को एग्जाम में बेसिकली जो जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये पूछते हैं कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने किसको रिप्लेस किया बेसिकली। ये आपको कहते हैं MRTP, ठीक है, MRTPC, ठीक है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कमीशन, इसको रिप्लेस किया गया था। या यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी या फिर आपको जो आप टेस्ट देंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के तो वहाँ आपसे ये पूछेंगे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी बॉडी, तो आपको ट्रू करना है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिप्लेस्ड या फिर द प्रिसाइडिंग सॉरी दे कैन राइट मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन इज ए प्रिसाइडिंग एजेंसी ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आपको टिक करना है, ठीक है, सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट अपने पास जो इसका कभी कभी इसका जो फंक्शन पूछते हैं गवर्नेंस वाले पार्ट में, तो आपको याद रखना है कि प्रोवाइड द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ठीक है, एंड अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द इंटरप्राइजेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अंबानी का तो जियो था, ठीक है, जियो, तो ये अपना जो प्रैक्टिसेस थे लोगों का, ठीक है, मोनोपोलिस जो थी इनका कि जो छोटे छोटे अगर कुछ इंटरप्राइज इन्वॉल्व हो रहे हैं मतलब इवॉल्व हो रहे हैं तो उन पर ये इनके जो एक्शंस हैं अगर वो अनफेयर होंगे तो इन पर एक्शन लिया सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि कंपटीशन रूल क्या करता है? प्रोवाइड द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है जो कि कंपटीशन को फेयर कंपटीशन नहीं लाता है सर मार्केट में, उसको जो है उसको रेगुलेट करता है ये उसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है विच कैन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया, तो दिस डील्स बियॉन्ड ए सर्टेन जस्ट थ्रेशोल्ड आर रिक्वायर्ड टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम CCI। अगर आपने मर्जर एंड एक्विजिशन मान ली कोई छोटी कंपनी है एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, और इससे जो है अगर ये डेवलप कर रहा है लेकिन ये जो है इसको जो है किसी तरीके से इसको जो है मर्ज करना चाह रहा है अपने में, और तो इससे जो फेयर कंपटीशन तो नहीं दे पाएगा ये, इसलिए जो है यहाँ पर भी जो है ये इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है। ये आपको बस इससे याद रखना है कि अगर आपको किसी एग्जाम पूछेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ का ये स्कीम है, तो आपको यहाँ से बस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो यहाँ पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये जो है आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बेसिकली जो है जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है ना उन पर ये फोकस्ड है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, पुराना भी होगा इसकी में। ये जो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम पर स्टार्टअप्स है, तो ये बेसिकली आपको टेस्ट पेपर वगैरह में जो आप टेस्ट पेपर वगैरह देंगे ना टेस्ट पेपर्स, तो वहाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये बेसिकली पूछेंगे क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप है वो किसके द्वारा इनिशिएटिव है? DPIIT के द्वारा जो इनिशिएटिव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, राइट। तो बेसिकली क्रेडिट गारंटी स्कीम है किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। और कौन इनिशिएट किया इसको, नोटिफाई किसने किया है? DPIIT, ठीक, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड प्रैक्टिसेस, इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, कहीं कभी छोटे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं
कि DPIIT या फिर UPSC में पूछ सकते हैं। DPIIT जो है किसके अंदर में काम करता है, तो ये आपको करता है किसके अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये स्कीम किसका इनिशिएटिव है, DPIIT का है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और ये बेसिकली क्रेडिट गारंटी स्कीम है स्टार्टअप्स के लिए। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ जो क्रेडिट है गारंटी किया जाएगा किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। उसके कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, उसको फुलफिल करेंगे तो उनको जो है आपको क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था। और एक और चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसको ऑपरेटिंग एजेंसी कौन है, ये आपको देखना है। तो इसको ऑपरेटिंग एजेंसी है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कमेटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, NCGTC को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो कि एक ऑपरेटिंग द स्कीम इसको ऑपरेट करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला चीज़। यहाँ पे देखिए एक और आपको लिखेगा कि अनलिमिटेड अमाउंट, तो ये नहीं, प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट अगेंस्ट द लोन एक्सटेंडेड बाय द मेंबर स्टेट्यूट टू द, इतनी ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखना है कि ये DPIIT का इनिशिएटिव है, जो है क्रेडिट गारंटी स्टार्टअप्स स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये DPIIT किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है। और आपको याद रखना है कि जो इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो आपको NC जो है, क्या नाम है इसका, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, NCGTC, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। आपको यहाँ से क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी आपको थोड़ा भी याद रहेगा तो आप गेस कर लेंगे, वहाँ पर आपको सेबी दे देगा, तो आपको सेबी नहीं करना है, ये आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट अपने पास डिजिटल रुपी जो है, ई-रुपी। तो ये डिजिटल रुपी मतलब RBI बेसिकली क्या है, जैसे हम लोग आप देखते होंगे कि बिटकॉइन वगैरह हो गया है ना, तो उस तरह का जो है जो आज आप फिर आप बिटकॉइंस होते हैं, या फिर आपको गोल्ड कॉइन्स कुछ ऐसे मिलते हैं ना, और ये आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे, उसी प्रकार का डिजिटल ई-रुपी होगा, ठीक है। तो डिजिटल रुपी जो है बेसिकली ई-रुपी ही होगा, और ये जो है अभी जो बेसिकली इसको लॉन्च करने का प्लानिंग है। तो ई-रुपी क्या है, ई-रुपी या डिजिटल रुपी इज द डिजिटल वर्जन ऑफ द इंडियन रुपी दैट RBI इज एक्सप्लोरिंग, ठीक है। RBI इसको लॉन्च करना चाह रही है, तो इस पर थोड़ा बात करते हैं। बेसिकली जो है अगर मान लीजिए ई-रुपी भी अगर लॉन्च करेगी, ठीक है, तो ये जो है एक तरह का, अगर RBI इसको लॉन्च करती है तो एक तरह का लीगल टेंडर ही होगा, क्या होगा, लीगल टेंडर होगा, ठीक है। इसका जो वैल्यूएशन होगा, मान लीजिए कि आपने 1 रुपये का जो है ₹1 रुपये का जो है आपने ई-रुपी जनरेट किया है, तो आपको जो है उस वैल्यू में अगर आप ये वैल्यू अगर आप माने कि 1 रुपया आप दे दें, तो 1 रुपया अगर आप दें तो ये आपको एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, 1 रुपया। तो इसे देखा जाए तो ई-रुपी इज अकिन टू सॉवरेन पेपर करेंसी, एक तरह बट टेक्स डिफरेंट फॉर्म, जैसे 1 रुपये जो ई-रुपी जो है पेपर करेंसी के बराबर ही होगा, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में आएगा, एक्सचेंजेबल एट पार विद द एग्जिस्टिंग करेंसी एंड विल बी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम एक्सचेंज लीगल टेंडर एंड सेफर स्टोर फॉर वैल्यू, ठीक है। तो वही बोला मैं, जैसे 10 रुपया हुआ तो 10 रुपया आपके ई-रुपी में अगर आपके पास है, तो आप चाहें आपके पास पेपर करेंसी है मान लीजिए 10 रुपये का, तो आप जाइएगा इसको दे सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास जो है, इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट, अगर मान लीजिए ई-रुपी आ गया, इससे बेनिफिट क्या होगा, इट लीड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो यह सही होगा, ठीक है। इट विल लीड टू द, तो ये आपको बेनिफिट याद रखना है। और ये इनकन्वीनियंस, ट्रांजेक्टिंग ई-रुपी कैन टेक द इनकन्वीनियंस ऑफ कैरिंग अराउंड फिजिकल नोट्स एंड कॉइन्स, यस राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस RBI सम बेनिफिट क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, यस होगा। इनोवेशन एंड लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, जो कैश ट्रांजेक्शन में जो कॉस्ट आती है, ठीक है, उसमें भी आपको जो है लोअर करेगा उसको। नाउ एक तो जैसे मान ली कि जब हम लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट, जैसे मान ली कि जो आप जाते हैं ATM से आप पैसा भी लाने जाते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर
आपको फिजिकल जो है फिजिकल रूप में जो आपको गाड़ी की व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है आपको एटीएम के पैसे यहाँ पर रिजर्व करने के लिए। ये जो है आपको रिड्यूस कर सकता है थोड़ा, ठीक है। एक मन बताया ऐसे कि जो है आपको कैसे जो है कॉस्ट ट्रांजेक्शन जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सिनेट्स। पर्सिनेट्स क्या होते हैं? पर्सिनेट्स क्या होते हैं बेसिकली, एक्चुअली जो है एक पर्सिने मतलब क्या है? पर्सिने बेसिकली है नॉन सेलेक्टिव फिशिंग मेथड है, ठीक है। जैसे दैट इज नॉन सेलेक्टिव फिशिंग मेथड, इसका मतलब क्या है? दैट कैप्चर्स एवरीथिंग दैट इट सराउंड्स, जो भी इसके आसपास आया उसको ही कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो ये कैसे ऑपरेट करता है? तो ये लार्ज नेट यूज इन डायरेक्ट, ठीक है, बहुत सारा बड़ा रहता है, ठीक है, और उसको एक लीड लाइन से जोड़ देते हैं। द सीन फ्लोट्स अलोंग द टॉप लाइन विद द लीड लाइन, ठीक है, एंड थ्रेडेड थ्रू द रिंग्स। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो है आपको यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर जोड़ दिया इसको, और यहाँ पर जो है ये आपको लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे कि द सीन फ्लोट्स अलोंग द टॉप लाइन विद द लीड लाइन थ्रू द रिंग्स अलोंग द बटन, ये बटन में जाता है रिंग। ओन द स्कूल इज फिश इज लोकेटेड स्किप इन सर्किल देम, फिर वो जो है यहाँ पर जब ये पूरे सोल दे जाते हैं तो इसको इन सर्किल कर लेता है। द लीड लाइन इज देन पुल्ड इट एंड पुशिंग द नेट क्लोज्ड ऑन द बटन एंड प्रिवेंटिंग फिश फ्रॉम एस्केपिंग, ठीक है। उसको जब लेंगे खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जाना है कि पर्सी नेट्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नेट्स के नाम भी लिखे हैं। गिल नेट्स एक तरह का, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में जो है आरसी बनाते हैं ना, आरसी मतलब कि वो ऐसे बनते हैं, वो एक ऐसे रहता है, बहुत सारे छिद्र बने रहते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्लोज रहते हैं, लकड़ी के बनते हैं बेसिकली, और एक छोटा सा यहाँ माउस दिया जाता है, यहाँ से मछली एंटर करते रहती है फ्लो में, वाटर फ्लो में। तो यहाँ गिल नेट्स क्या होते हैं? गिल नेट्स दे आर सेटअप एज टू ए वाल, किसी वाल पर चिपका कर रख देते हैं विद होल्स इन इट, एक होल रहता है उसमें। फिश अनोइंगली स्विम इनटू एंड गेट स्टक, उसमें जाके फिश घुस जाती है, वो निकल नहीं पाती। तो गिल नेट्स हो गए। उसका बुल ट्रॉलिंग क्या है? बुल ट्रॉलिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके पास नेट होगा, तो एक नेट्स को जो है एक कॉर्नर एक सिप से जोड़ दिया मैंने, ठीक है, और दूसरा जो है दूसरे सिप से, और ये जो है इसको खींचते हैं, इससे जो है ये क्या होता है, इसमें फिश जो आती है फंस जाती है, इसको बोलते हैं बोल ट्रॉलिंग। बटन ट्रॉलर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो weighing net down to the sea floor and dragging it across the bottom to scoop up the fish। इसमें क्या होता है कि जो आपका नेट होता है उसको जो है बॉटम टू द बॉटम, इसमें कुछ वेट रख देंगे तो बहुत नीचे तक चला जाएगा, और फिर उसको हम खींचेंगे, उसमें बहुत सारे जो फिशेस उसमें आ जाएंगे। तो ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फिशिंग नेट्स हो गए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानते रहना। तो एक आपको पूछेगा कमिटी ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस, ठीक है, तो ये किसने बनाया है? तो ये जो है गिफ्ट सिटी का जो है IF इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSC, ये जो है इसने कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो ये आपको बस ये जानते रहना है। कहाँ पे? एट गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और एक और चीज़ आप याद रखना है कि ये जो है तो इसका पर्पस क्या होगा बेसिकली, व्हाट इज इट? रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस criteria into businesses or investment decisions for the lasting benefits both clients and society at large। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस कमिटी ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस जो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया? IFSC के द्वारा किया गया। IFSC के द्वारा इसका पर्पस क्या है जो आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस सिस्टम, ये जो इंटीग्रेट करना है। सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ? इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस जो सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करना है, ताकि जो जो बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट हो क्लाइंट के लिए और सोसाइटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स दिया गया है 2022 में, ये किसको दिया गया है? तो आपको दिया गया है एस बर्नक, बेन एस बर्नक, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिबियो वाई फॉर रिसर्च ऑन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है। तो रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती है उस पर जो लोग ने रिसर्च किया है, इसलिए जो है इन्हें जो है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है। किसके द्वारा? एस बर्नक, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच दिब्विग, ठीक है, फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। बस यही पूछेंगे आपसे जो पूछना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट अपने पास जो है फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं अभी फिलहाल में जो है जैसे हमारे पास ओके जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व होते हैं बेसिकली। तो फॉरेक्स हमारे पास मान लीजिए कितने हैं, मान लीजिए 650 यूएस डॉलर है, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जो है डॉलर जो है स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथन हो रहा है। तो अभी जो हमारा जो है कि जो है और हमारा जो करेंसी जो है इंडियन करेंसी जो है वीक हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो है जो ये वीक हो जाएगा तो आप जो कुछ भी अगर इंपोर्ट करते हैं ना उस पर जो है आपको हाई अमाउंट ऑफ मनी देने पड़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जो है हाई अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो है इस 80 अपने जो इंडियन करेंसी के रूप में देंगे, नहीं। जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं वो डॉलर में होते हैं। तो डॉलर ऑब्वियसली जो है जब आपका जो पैसे की वैल्यू अपने जो करेंसी हमारे इंडियन रुपीज़ है उसकी जो वैल्यू घट रही है तो आपको जो है मोर अमाउंट ऑफ जो डॉलर जो आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है, मोर डॉलर पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारे जो है फॉरेक्स रिजर्व है बेसिकली डिक्लाइन होगा, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व जो होगा डिक्लाइन होगा। अब देखते हैं कि हमारा जो फॉरेक्स जो है वो क्या क्या फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, और फॉरेक्स रिजर्व जो है ये जो है कौन कौन से उसमें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है उसके, ओके। और ये जो है आपको इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, ये हम 3 चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए फॉरेक्स रिजर्व क्या है, एक तरह का एसेट है। क्या है? एसेट है जो कि रिजर्व बाय द सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसी, जो कि सेंट्रल बैंक होती है जो कंट्री की, वो उसको रिजर्व के रूप में रखती है इन फॉरेन करेंसीज विच कैन इंक्लूड बॉन्ड, बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। जो हम लोग मोस्टली जो रखते हैं फॉरेक्स तो यूएस डॉलर में रखते हैं। इसके कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं, तो ये आपको मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो फॉरेक्स में आते हैं। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स जो मतलब यूएस डॉलर अगर होगा, डॉलर होगा तो उसको गोल्ड रिजर्व्स, जो गोल्ड हमारे पास वो एस टी आर जो है आईएमएफ के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो एस स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिजर्व पोजीशन, ठीक है, या फिर रिजर्व ट्रांस भी बोलते हैं इसको, जो आईएमएफ में रखते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपको जो फॉरेक्स रिजर्व है बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंस इन द पॉलिसी ऑफ द मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है तो जो आपका जो है कॉन्फिडेंस, जो इन्वेस्टर होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। देखते हैं अगर मान लें कि जो एक्सटर्नल जो वल्नरेबिलिटी, मान लें कुछ ऐसा होता है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस जैसे मान लें कभी यूएस और जो है सॉरी रसिया एंड यूक्रेन का वार चल रहा है, इसमें जो है बेसिकली बहुत सारे जो है सैंक्शन लग रहा है, ठीक है, सैंक्शन लग रहा है दूसरी कंट्री पर। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो अगर मान लें इनको जो है ऑयल इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो या फिर जो है बहुत सारे जो वार बहुत कॉस्टली होता है, इसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट के दाम जो बढ़ जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाते हैं। इसमें जो आपको ये इम्पैक्ट अगर हो रहा है तो इसको बचाता है इस समय, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और हम देख सकते हैं 1990s में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में, तो बेसिकली एलपीजी जो रिफॉर्म आया तो बेसिकली इसी को टैकल करने के लिए आया था। उसके हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो थे बहुत कम थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज का ही हमारे पास रिजर्व था उस समय। तो फॉरेक्स रिजर्व जो आपको बैलेंस शीट का जो अगर इशू होता है उसको टैकल करने में आपको हेल्प करता है।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब एसडीआर होता क्या है। तो एसडीआर पर आपको क्वेश्चन जो है बेसिकली क्वेश्चन कम ही चांस है आपसे पूछे, ठीक है, लेकिन आपसे अगर पूछा है तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है, एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है। क्या इंटरनेशनल रिजर्व एसेट जो कि आईएमएफ के द्वारा क्रिएट किया गया, किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा कब किया गया था, 1969 में, ठीक है। टू सप्लीमेंट इस मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व, उसके बाद ऑफिशियल रिजर्व है अपने पास, उसको सप्लीमेंट करता है एसडीआर, ठीक है। जैसे हमारा गोल्ड रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, तो यहाँ पर एसडीआर भी एक तरह का रिजर्व को क्रिएट किया गया था। और एसडीआर जो बेसिकली है ये आपको किस पर मेजर करते हैं, तो आपको जो है बास्केट ऑफ करेंसी पर मेजर करते हैं। और वो जो है 5 जो है उसमें एसडीआर जो 5 मेजर जो करेंसीज है उस पर मेजर होता है, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, चाइनीज युआन हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, ठीक है। आपको याद रखने वाला, ये कोई एग्जाम पूछते हैं, विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज ऑफ एसडीआर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज युआन एंड द ब्रिटिश पाउंड। और यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट ऑन द एसडीआर इज द इंटरेस्ट पेड टू द मेंबर्स ऑन देयर एसडीआर होल्डिंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट वहाँ पर आपको मिलता है। तो बस यहाँ पे एसडीआर हो गया। नेक्स्ट अगला जो है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप अगर जानते रहें तो ये जो है किसके द्वारा जो है ये क्या है, बेसिकली यूनिक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है, जिसका किसके द्वारा किया गया है, एनएसडीसी के द्वारा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए किया गया है, तो एम क्या है, इस टू स्किल द ट्राइबल यूथ अक्रॉस इंडिया, जो ट्राइबल यूथ है उनको ट्रेन करने के लिए किया गया है। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास जो है जो डिजिटल बैंकिंग बात होती है, तो डिजिटल बैंकिंग कुछ नहीं है, डिजिटल बैंकिंग बेसिकली क्या है कि एक तरह का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप होगा। बस इतना प्यारा रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। नाउ प्लांट बेस्ड मीट क्या होता है, प्लांट बेस्ड मीट जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या होता है, हम लोग फ्लेश कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ये जो फ्लेश टाइप का कुछ हमें अगर मिल जाए प्लांट से प्रोड्यूस कर लें, उसको बोलते हैं फ्लेश मीट, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लांट बेस्ड मीट। तो बेसिकली क्या है कि प्लांट बेस्ड मीट क्या होता है, रेफर्स टू द प्रोडक्ट दैट बायोमिमिक, ठीक है, बायोमिमिक और रिप्लिकेट मीट, सी फूड, एग्स, मिल्क डिराइव फ्रॉम द एनिमल्स, जो हम लोग एनिमल से डिराइव करते हैं, सी फूड, एग्स, मिल्क, ये ऐसा जो है प्लांट जो है अगर बायोमिमिक कर लो, उस तरह का ही प्रोड्यूस कर पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं प्लांट बेस्ड, ठीक है, प्लांट बेस्ड। जैसे मान लें कि हम लोग जैसे ऑब्वियसली जो है ऐसे जनरल में वो बोलते हैं, हम लोग कटहल खाते हैं, जैक फ्रूट, ठीक है, जैक फ्रूट खाते हैं। अगर जैक फ्रूट अगर बना दिया जाए, तो अगर अच्छे से बना दिया जाए तो ऑलमोस्ट चिकन की तरह दिखता है, क्या चिकन की तरह वो दिखता है, मीट की तरह दिखता है वो, बट वो मीट नहीं रहता, बट आपको लगेगा कि देखने से दूर से कि वो मीट है, ठीक है। तो बाई लुकिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग में अगर आपको उस तरह का स्वाद आता है तो उसको प्लांट बेस्ड बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी जो है हम लोग हाउ आर प्लांट बेस्ड मीट एंड डेयरी मेड, ठीक है। तो ये जो है एनिमल मीट कंटेंट्स प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, जस्ट लाइक द प्लांट, जो प्लांट में हमको मिलता है वो एनिमल मीट में मिलते हैं। तो बायोकेमिकल सिमिलैरिटी अलाउज फॉर फाइंडिंग एनालोगस इन द प्लांट किंगडम, मेकिंग देम थ्रू मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर सच इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। लेकिन चैलेंज क्या है इसमें, हम लोग चाहते हैं कि प्लांट में जो है जो हमें एनिमल्स के जो फ्लेश में न्यूट्रिएंट मिल रहा है, न्यूट्रिएंट ये हमको प्लांट बेस्ड में न्यूट्रिएंट मिल जाए। तो इसके लिए जो चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या है, चैलेंज है उसको मसल को रिप्लिकेट करना, मसल टिश्यू जो होते हैं ना, ये आप उसको बोलते हैं मसल टिश्यूज जो है उसको आप जो रिप्लिकेट करना चाहते हैं वो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें जब प्लांट में तो होता नहीं कैपेसिटी वो जो मसल टिश्यू को डेवलप कर ले, ठीक है। जैसे हम लोग मीट खाते हैं तो मीट का जो स्लाइस होता है उस तरह का जो है प्लांट तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसमें चैलेंज आती है, क्योंकि द यूनिक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन दिस टिश्यूज विच क्रिएट्स डिस्टिंक्ट टेक्सचर ऑफ एनिमल मीट, ठीक है। तो लेकिन हम लोग देखें एज फॉर प्लांट बेस्ड डेयरी में अगर बात करें तो हम लोग मिल्क फ्रॉम ओट्स, आलमंड, सोयाबीन, कोकोनट एंड राइस, इससे हम लोग दूध बना लेते हैं, ठीक है। जनरली अगर दूध की बात करें तो क्या हमारे इंडिया में जो है ये प्रोड्यूस होता है,
इट इज़ नॉट बिग मार्केट। हमारे इंडिया में जो है इसका बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, एटलीस्ट इन डेयरी, ठीक है। मोस्ट इंडियन टेक्स नेचुरल मिल्क विच इज़ क्लासिक सुपीरियर फूड, ठीक है। हम लोग अगर मिल्क भी कंज्यूम करते हैं तो हम लोग जो है एनिमल से प्रोड्यूस मिल्क ही कंज्यूम करते हैं। हम लोग ये कोकोनट या फिर राइस ये सब यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या पूछेगा कि ये प्लांट बेस्ड मीट क्या है। प्लांट बेस्ड मीट जो है कुछ इस पर रिस्ट्रिक्शन बनेंगे तो आपको इंडिया रिसेंटली नहीं, अगर प्लांट बेस्ड मीट पूछेगा ना तो आपको ये सेंटेंस आपको बायोमिमिक रिप्लिकेटिंग मीट ऑफ इतना, बायोमिमिक अगर आपको इतना मिल जाए आप इससे टिक करेंगे, ठीक है। बायोमिमिक ही होता है, ये आपको कीवर्ड है बायोमिमिक। और रिप्लिकेट मीट सी फूड जो भी आप बोल दो तो बायोमिमिक आपको याद रखना है। एक नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, तो आपको बेसिकली यहाँ से आपको जानने हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है। तो बस एक तरह का बॉडी है, और इस तरह का बॉडी है जो कि आपको और जो म्यूचुअल फंड्स की तरह हम लोग इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, जो कि पूल द इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट पूल करता है, और जो कम्प्लीटली जो बिल्ट प्रोजेक्ट है या फिर जो रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इन्वेस्ट करता है, वहाँ से जो रिटर्न्स क्रिएट करता है इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। और रेगुलेटर कौन है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्वेस्ट नेक्स्ट अपने पास जो है ये आरबीआई रिजर्व बैंक इन्वेस्टमेंट फंड, तो जो इन्वेस्टमेंट एक हब बनेगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को, और जो है जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे बैंक का तो उसको आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पर ट्राई करेगी, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कोल इन इंडिया। कोल जो है आपको जनरल कॉम्पिटिशन अगर जाएंगे एग्जाम में तो आपसे पूछेगा इंडिया इज द बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द झारखंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है। झारखंड जो है लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द कोल आफ्टर चाइना। तो क्या है, इंडिया जो है इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल आफ्टर चाइना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है हमारे पास जो है कोल अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ कंट्रीज एनर्जी नीड्स कंपेयर टू द अदर एनर्जी सोर्सेज। 55% जो है हम लोग एनर्जी नीड्स कहाँ से पूरा करते हैं, कोल से करते हैं, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपने पास जो है जो एंथ्रासाइट और 4 टाइप्स ऑफ कोल होते हैं, तो आपको जानने कहाँ कहाँ ये कोल जो है आपको मिलते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे एंथ्रासाइट जो होता है, एंथ्रासाइट ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल मानता है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल माना जाता है। और इसमें जो है 80 से 90% 95% तक जो है आपको कार्बन कंटेंट होते हैं, कार्बन कंटेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो है आपको इग्नाइट स्लोली विद ए ब्लू फ्लेम एंड हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, धीरे धीरे चलता है ये। और ये कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है स्मॉल क्वान्टिटी, तो ये आपको याद रखना है। बिटुमिनस कोल में जो है 60 to 80% जो है आपको कार्बन कंटेंट होते हैं, हाई क्लोरीफिक वैल्यू होता है, और इसको ज़्यादातर हम लोग बिटुमिनस कोल ही यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ मिलता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर यहाँ मैप बना दिया मैंने तो झारखंड हो गया यहाँ पर, वेस्ट बंगाल हो गया इधर, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये चारों स्टेट। नेक्स्ट है लिग्नाइट जो होते हैं जिसमें 40 to 45% जो कार्बन कंटेंट होते हैं ये ब्राउन कलर के दिखते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, एंड ये मिलते हैं राजस्थान, लखीमपुर, असम एंड तमिलनाडु। और पीट की बात करें, पीट जो है आपको लेस देन 40% जो आपको कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में होता है, लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड बर्न्स लाइक ए वुड। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको रखना है कि सबसे हाईएस्ट किस में होता है, एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में जो आपको 95% तक आपको कार्बन कंटेंट मिल जाता है। एक आपको होता है पोकाली राइस। पोकाली राइस जो बेसिकली आपको साल्ट रेसिस्टेंट जो है, साल्ट वाटर रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस है, जो कि आपको केरला में आपको ग्रो किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पोकाली राइस क्या है, साल्ट वाटर रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस है, ठीक है। और ये जो आपको
इसको जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है कि जीआई टैग इसको पोएरा को दिया गया। केरला में साल्ट वाटर रेजिस्टेंट वैरायटी है ये, ठीक है। कोस्टल रीजन में ग्रो करते हैं। नाउ एक आप याद रख सकते हैं जो न्यू पूसा वैरायटी, जो पूसा वैरायटी बासमती है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। यहाँ पे आप बासमती के बारे में, बासमती क्या है, इंडिया की जो बासमती राइस कहाँ से, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे जे टैग भी दिया गया है, ओके। बासमती उसमें एरोमा तो अच्छा होता है, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा जो है 75% जो एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस को वेस्ट एशियन कंट्रीज में करते हैं, यूरोपियन यूनियन में करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं जीएम मस्टर्ड। जीएम मस्टर्ड बेसिकली क्या है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है मस्टर्ड होते हैं, और ये जो है आपको बेसिकली जो है DMH11 को, जो बेसिकली DMH11 जो है इसको जो है अप्रूवल मिल गया किसके द्वारा, GESC के द्वारा। ये क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। इसको पहले जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका जो नाम चेंज हो गया लेटर, इसको नाम चेंज करके GSC कर दिया गया, ठीक है। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अप्रेजल कमेटी है, इसने इसको DMH11 को जो है इसका जो है अप्रूव कर दिया है कि आप इसको जो है ग्रो कर सकते हैं फार्मर, ठीक है। कितने दिन के लिए, वो 4 ईयर्स के लिए किया है, ठीक है। 4 ईयर्स के लिए क्या है, और इसमें बेसिकली जो है ये आपको याद रखना है, ये सेकेंड क्रॉप होगा, ठीक है। फर्स्ट जो तक क्रॉप था आपको BT कॉटन था, ठीक है। ये सेकेंड GM क्रॉप होगा जिसको जो है आपको GSC अलाउ की है कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ इसमें याद रखना है, ये फर्स्ट जो है फर्स्ट फूड क्रॉप है। ऑब्वियसली क्या है, फर्स्ट फूड क्रॉप क्यों है, क्योंकि जो BT कॉटन है ये फूड क्रॉप तो है नहीं, ये तो आपको कमर्शियल क्रॉप है। ये जो फूड क्रॉप है DMH11 क्या है, फूड क्रॉप है, ठीक है। और DMH का क्या होता है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसमें जो है एक और चीज़ आपसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, GM मस्टर्ड UPSC को पूछना होगा, तो DMH11 हैज़ डबल द प्रोडक्टिविटी, तो ये जो है आपको ये गलत होगा, ठीक है। DMH11 जो डबल नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 27% जो है इनक्रीज किया प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कितना है, 27% इनक्रीज किया है। तो आपको याद रखना है कि नॉट डबल द प्रोडक्टिविटी बट क्वार्टरली कर सकते हैं, इसको प्रोडक्शन को इनक्रीज किया है। और इसको जो है बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया गया है, तो यहाँ पर बैक्टीरियस एमाइलो लिकोफेकेशियन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, बैक्टीरियस एमाइलो लिकोफेकेशियन, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड आपको याद रखना है कि लिक्विड है यहाँ पर, तो आपको जैसे मान लीजिए क्या है, ऑयल जो है DMS धारा क्या है, ऑयल है, तो यहाँ पर लिक्विड हो गया, तो यहाँ पर आपको इससे आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपको एवरेज यील्ड जो है वरुण के ऊपर 20% जो है इस पर इंक्रीज करेगा। कौन कौन सा वैरायटी किया गया था, वरुण किया गया था, और अर्ली हीरा 2। तो ये भी पूछ सकता है कि वरुण जो है ये जो वैरायटी ऑफ व्हीट, राइस, मेज या फिर मस्टर्ड, तो यहाँ पर आपको याद रखना मस्टर्ड का वैरायटी है। तो ये भी आपसे पूछा सकता है एग्जाम में कि वरुण एंड अर्ली हीरा 2 क्या है, तो ये जो आपको मस्टर्ड की वैरायटी है, तो आपको याद रखना है ये। थोड़ा सा देखें कि जो GSC जो है जेनेटिक अप्रेजल, जो इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनाया गया है, ओके। और किसके अंदर काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है। उसका नाम जो है अप्रूवल से अप्रेजल कब रख दिया गया था, 2010 में, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अंदर में बनाया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप कंफ्यूज कर सकता है कि ये जो है बॉडी एक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो नहीं, ये करती है मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। जो RBI रोल ऑफ अर्बन इशूइंग नोट्स, ठीक है। अब इसका बात करते हैं।
बेसिकली जो है आरबीआई का करेंसी नोट्स को लाने में, जैसे मान लीजिए कि अभी हाल ही में बेसिकली आप देखे होंगे कि न्यूज़ सुने होंगे कि केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल, जो केजरीवाल जो कि जो है आपको दिल्ली के सीएम है, उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है आपको करेंसी जो कॉइन्स होती है उस पर आप लक्ष्मी का, गणेश का जो है आप इमेज लगाना स्टार्ट कीजिए, ताकि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो। तो ये एक रिलीजियस जो है उसको टोन देने का कोशिश किया उन्होंने। तो हम देखते हैं, हमारा मेन मकसद हुआ कि जो करेंसी नोट्स पब्लिश करने का, करेंसी नोट जो छापने का जो किसको दिया गया है, पावर किसको है। तो देखते हैं, पहले ये देखते हैं। तो बेसिकली जो है आप देखेंगे तो सेक्शन 22 जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 934, उसमें जो है सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स किसको दिया गया है, आरबीआई को दिया गया है। ठीक है, आरबीआई के पास दिया गया है। लेकिन और आरबीआई बेसिकली, लेकिन अगर कॉइन का जो है, अगर एक्सेप्ट 1 रुपये नोट, ठीक है, 1 रुपये नोट को छोड़ के बाकी जो भी बैंक के नोट्स होते हैं वो आप कौन करता है, आरबीआई करता है। और ये जो 1 रुपये नोट है कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है, मिनिस्ट्री। ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो है अब जो कॉइन्स होते हैं, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, ये कॉइनेज एक 2011 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप जो है डिज़ाइन या मिंट कर सकते हैं कॉइन्स को, जो कि वायरस डेमोनेशन में होंगे। और इसमें इन द केस ऑफ कॉइन्स जो रोल ऑफ द आरबीआई क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है, तो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करता है। लेकिन वो भी एक तरह का वो इंटेंट्स मतलब अपना जो है भेजता है अपना कि वो कितना रिक्वायरमेंट होगा कॉइन्स का, उसको अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मिंट करती है। तो आपको क्या रखना है। और कहाँ कहाँ मिंट किया जाता है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। तो बस आपको इतना याद रखना है इसके लिए। एक होगा काला नमक राइस। काला नमक राइस क्या होता है, काला नमक राइस को इसको भी जीआई टैग दिया गया है, तो आपको याद रखना है। और ये ब्लैक हस्क होता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो काला नमक राइस है वो जो है गिफ्ट फ्रॉम बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के द्वारा गिफ्ट है, जो कि श्रावस्ती के लोग थे उनको ये दिया गया था आफ्टर इनलाइटमेंट। तो लेकिन आपको याद रखना है कि इसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, काला नमक राइस जो है, ओके। अभी जो बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो काला नमक का जो वैरायटी है डेवलप किया गया है, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूसा का, उसने डेवलप किया है। उसके जो वैरायटीज़ का नाम हम देख सकते हैं, जो ज़्यादा टफ नहीं है, बस छोटा सा, ये जो पूसा नरेंद्र काला नमक एंड पूसा नरेंद्र काला नमक इतना। तो ये बस आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस काला नमक क्या है, काला नमक का राइस है, उसको जो है जीआई टैग दिया गया है, आपको याद रखेगा। ओके, नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग क्या होता है। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग क्या होता है कि जो है आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस कंपनी में जो कि जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता हो। ठीक है, उसको इन्वेस्ट करना वो भी कहते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्ट। मतलब कि जो इंडस्ट्रीज या कंपनी है वो जो है आपको सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट में काम कर रही है या नहीं, उसके लिए जो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट एम्स टू जनरेट स्पेसिफिक बेनिफिशियल सोशल इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स इन एडिशन टू द फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन भी हो लेकिन जो इससे सोशल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपसे पूछना हो तो पूछेगा। ठीक है, आगे कुछ नहीं पूछ सकता है यहाँ से। नाउ यहाँ पूछना होगा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है रिपोर्ट किस द्वारा करता है, आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। और भी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये भी आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। और क्या पूछ सकता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये भी आईएमएफ के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन करता है, आईएमएफ के द्वारा। और आईएमएफ का स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन का यस है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और एक पीएम डिवाइन क्या है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, इसको कौन करता है, डोनर। एक जो आपको है एक बॉडी बनाया गया है जो कि आपको ये जो है पीएम डिवाइन को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो डोनर है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये आपको इम्प्लीमेंट करेगा।
पीएम डिवाइन को। ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि 100% जो सेंट्रल फंडिंग करेगा। और इसमें जो है मेनली जो फोकस होगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर फोकस होगा, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पर, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ फॉर वुमेन एंड यूथ विद फोकस जॉब क्रिएशन। और एक लास्ट जो हमारा जो है 66A ऑफ द IT एक्ट, इसमें क्या बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जो भी पहले ये जो है ऑलरेडी इसको 2015 में जो है श्रेया सिंघाल केस में इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फिर भी जो है जो पुलिस मैन थे, ये लोगों को पता नहीं, ये लोग अरेस्ट कर रहे थे सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट में। उसमें कोई भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन अपना स्पीच को अगर आप देते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग स्पीच देते हैं किसी या कोई आप इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे कि किसी पार्टी का क्रिटिसिज्म हो जाए, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता था, ठीक है। तो इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था श्रेया सिंघाल केस में। उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला है कि आप जो है ट्रेनिंग दीजिए पुलिस को, ताकि उसको जो है अरेस्ट ना करें इन सब चीज़ों के वायलेशन में, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं आज का डिस्कशन, और हमारा इस तरह से जो है सेकेंड पार्ट्स भी कंप्लीट हो गया। इकोनॉमी का सेक्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट का डिस्कशन, ठीक है। इन्वायरमेंट हमारा टॉपिक होगा। तो सो फॉर दैट्स ऑल फॉर टुडे and thank you. You can subscribe my channel and will coming up every day with these lectures. Okay, thank you so much.